नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन और आज की चर्चा में हमेशा की तरह मेरे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद। टॉपिक हमारा आज एक बहुत दिलचस्प, कंटेम्प्रेरी, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और वो है इतिहास, या अगर यूँ कह लें कि हिस्ट्री बुक्स, इतिहास के जो किताब हैं जिनको स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उसको लेके जो डिबेट चल रहा है, जो चेंजेस पुश की जा रही हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। अपूर्व, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था और मैं लेट 70s अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ, तो एक हंसी मजाक का एक सब्जेक्ट रहते थे, एक सज्जन पी.एन. ओक। पी.एन. ओक वैसे इतिहासकार तो उनको नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक पॉपुलर राइटर, मतलब कि कहीं ना कहीं आरएसएस और हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े हुए, और उन्होंने अलग अलग किताबें लिखी जिसमें उनका दावा था कि ताजमहल महज मुगलों का बनाया हुआ जो है मॉन्यूमेंट नहीं है, वो हिंदू राजों ने बनाया था। और इसी तरह से जैसे तेजो माले बोलते थे ताजमहल के बारे में, और शायद कुतुब मीनार को भी उन्होंने कहा कि भाई ये शिव जी का कुछ है। और हम लोग हंसते थे कि भाई ये कैसे लोग हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, भारतीय कहते हैं, कहते कि हमको गर्व होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान की अगर दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, अगर एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट माना जाता है, वो ये है कि भाई विरासत जो मुगलों ने छोड़ा। और मैं सिर्फ इमारतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तहजीब की बात कर रहा हूँ, संगीत, कल्चर, लैंग्वेज, बहुत बहुत सारी चीज़ें। और ये भी सच है कि मुगलिया जो एम्पायर था वो हिंदुस्तान का, या आप कह लें कि नॉर्दर्न इंडिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हिस्ट्री में, और उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते थे। और हाल में जो किताबें 2006 में रिवाइज हुई, और ये हर कोई जानता है कि जैसे नया रिसर्च होता है, हिस्ट्री समझने और लिखने के तौर तरीके बदलते हैं, तो जाहिर है कि टेक्स्ट बुक्स में भी चेंजेस आएंगी, नई किताबों की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग और ज़्यादा मात्रा में जो है किताबें होनी चाहिए छात्रों के लिए। तो 2006 में बहुत सारी किताबें निकली। आप भी उस प्रोसेस का एक हिस्सा रहे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, और आप उन दिनों उन डिबेट्स में शामिल थे। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स यू आर एन एकेडमिक, लेकिन आप उस प्रोसेस से भी जुड़े हुए थे और आप लंबे अरसे से इन चीज़ों के बारे में लिखते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं। जो आज और कल जो खबरें आ रही हैं, किस तरह से क्लास 12 की किताबों में मुग़ल हिस्ट्री के बहुत बड़े सेक्शंस जो हैं वो हटा दिए गए टेक्स्ट बुक से, और गुजरात राइट्स के जो रेफरेंसेस, यहाँ तक कि गांधी जी की हत्या के बारे में जो विवरण या जो डिस्क्रिप्शन दिया गया नथुराम गोडसे के बारे में, तो वहाँ पे जहाँ पहले किताबों में था कि ये एक हिंदुत्व संगठन, मतलब कि एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे और उन्होंने ये इस हत्या को अंजाम दिया, इन तमाम चीज़ों को हटा दिया गया है। और गौर करने वाली बात यह है, उसके बाद मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस का नज़रिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी एक विचारधारात्मक मतभेद है हिस्ट्री राइटिंग जिस तरह से किया जा रहा है उससे। लेकिन जब हम डिलीशंस की बात करते हैं तो वो खुल के उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते, खुल के एडमिट नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं भाई कोविड की वजह से हम लोग इन चीज़ों को हटा रहे हैं, कि भाई कोविड में स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, करिकुलम बहुत बड़ा हो गया, इसलिए हम किताबों को थोड़ा सा शॉर्टन कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि इस लॉजिक को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिन्होंने ये डिलीशंस की हैं वो शायद खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उन डिलीशंस को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन
आप किस तरह से इन डिलीशंस को देखते हैं, समझते हैं, और ख़ास तौर पे जो प्रोसेस 2006 और उससे पहले जो अडॉप्ट किया गया किताबों को तैयार करने वाला, काफ़ी कुछ ट्रांसपेरेंटली हुआ, बहुत डिबेट विवाद हुआ, लेफ्ट और राइट दोनों लोग गुस्से में थे कि भाई ये किताबें नहीं क्यों लिखी जा रही हैं। उस वाले माहौल को अगर आज कंपेयर करें तो एकदम चोरी छिपी तरीके से इसको किया जा रहा है। ये भी अपने आप में एक कहानी बताता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जहाँ तक इन डिलीशंस की बात हम अगर हम करें। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का मैं उसे टेक्स्ट बुक कॉम्प्लेक्स कहता हूँ। ये बहुत पुराना है। अगर आपको याद हो तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, उस वक्त रामशरण शर्मा की जो किताब थी एंशिएंट इंडिया, उसको जलाया गया। दिल्ली की सड़कों पर जलाया गया, पटना में जलाया गया, कई जगह उसको जलाया गया, यह कह के कि यह दरअसल प्राचीन भारत का अपमान है ना। यह इस तथ्य को स्वीकार करने से बचना कि प्राचीन भारत में गाय का मांस खाना स्वीकार्य था। अब ये सारे तथ्य हैं। तो प्राचीन भारत एक ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्स है। उसी तरह मध्यकालीन भारत जिसको कहते हैं वह एक ग्रंथि है, और अब आधुनिक भारत भी एक ग्रंथि है। क्योंकि इतिहास की जो तस्वीर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पेश करना चाहता है और चाहता है कि लोग मान लें, वह तस्वीर अंततः एक हिंदू भारत की तस्वीर है, जिसमें कोई बाहरी तत्व यानी मुसलमान चिन्ह, मुसलमान प्रतीक, ईसाई प्रतीक दिखना नहीं चाहिए। तो भारत जो बना हुआ है वो सिर्फ हिंदू प्रतीकों से बना हुआ है, और हिंदू की भी इनकी अपनी परिभाषा है। हिंदू की भले ही प्राचीन काल में हिंदू अलग गोश्त या गोमांस भी खाता था, उस रूप में तो प्राचीन काल में फिर हिंदू भी नहीं जी। लेकिन उस बहस को हम छोड़ दें, क्योंकि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यह एक तस्वीर है जिसमें वे कोई दूसरा चिन्ह नहीं चाहते। और इसी वजह से जब ताजमहल आता है तो वो कहते हैं नहीं, ये शाहजहां ने नहीं बनवाया था, ये किसी हिंदू ने बनवाया था। बाबरी मस्जिद, तो वो कहते हैं नहीं, ये बाबरी मस्जिद तो यहाँ पहले राम मंदिर था कि ये बन गया। उसी तरह कुतुब मीनार, उसी तरह लाल किला, उसी तरह जामा मस्जिद। तो उनका एक कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स ये है कि सारी चीज़ें हिंदुओं ने बनवाई थी, मुसलमानों ने आकर उस पर अपना रंग डाल दिया। तो अब वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उस रंग को हटा रहे हैं और उनको वापस रिस्टोर कर रहे हैं हिंदुइज्म में। इसमें एक बहुत बड़ा साधन टेक्स्ट बुक्स हैं, क्योंकि यह समझ आरएसएस की है कि जो दिमाग बनता है वो दरअसल स्कूल में बनता है, और अगर आप स्कूल को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर इस दिमाग को भी कंट्रोल कर लेंगे, और इसमें एक हद तक सच्चाई है। तो उनका जो समानांतर रूप से सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं, वहाँ से निकले हुए छात्रों से अगर आप बात करेंगे तो उनके अतीत की समझ बिल्कुल ही अलग है और वर्तमान की समझ भी बिल्कुल ही अलग है। तो इस वजह से 1977 में भी टेक्स्ट बुक्स को लेकर बहस चली थी, मुझे अभी तक याद है। फिर जब ये सत्ता में आए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो इन्होंने सन 2000 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, NCF 2000। जब राजपूत साहब डायरेक्टर, JS राजपूत डायरेक्टर थे, उस समय इन्होंने, वो NCERT के डायरेक्टर थे, NCERT के डायरेक्टर थे, और उन्होंने एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया। और उसके आलोक में फिर उस वक्त जो किताबें के इतिहास की चल रही थी, उन किताबों का वैसा ही संपादन करने की कोशिश की गई जैसा अभी किया जा रहा है। और उसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि वो किताबें मान्य इतिहासकारों की थीं, जैसे रोमिला थापर, इरफान हबीब, रामशरण शर्मा, इन सारे लोगों की। अब आप इनकी किताबों में संपादन कर रहे थे, लेकिन इनकी कोई इजाज़त नहीं थी। तो ये ऐतराज़ हुआ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर अगर आपको याद हो तो कानूनी कार्रवाई भी चली। अरुणा रॉय बाकायदा सुप्रीम कोर्ट गई। यह अलग बात है कि तकनीकी आधार पर वह खारिज हो गई उनकी दलील, क्योंकि ये कहा गया कि CAEB यानी CABE, केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो दरअसल एक कंसल्टेटिव बॉडी है जिसमें सारे राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं। अरुणा रॉय की दलील ये थी कि वहाँ इसका कोई अप्रूवल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मैंडेटरी नहीं है, ये कर सकती है NCERT अपने आप कर सकती है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट अपने आप कर सकती है। हम ये भी ध्यान रखें कि NCERT की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है पूरे देश में, क्योंकि एडुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट पर है।
और राज्य में अलग अलग जगह बोर्ड अपने हैं और वो अपनी किताबें लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं, ये उनको पूरी छूट है। और इसी वजह से जब सन 2000 में इन्होंने टेक्स्ट बुक्स में एडिटिंग शुरू कर दी, संपादन शुरू कर दिया, अपने आरएसएस के अनुसार संपादन शुरू कर दिया, तब दिल्ली सरकार ने, जिसमें शीला दीक्षित थी, एससीईआरटी के माध्यम से पैरेलल टेक्स्ट बुक्स बनवाई। जानकी राजन उस वक्त एससीईआरटी की डायरेक्टर थी और पैरेलल टेक्स्ट बुक्स बनी, हिस्ट्री की भी, सोशल साइंसेस की भी, बाकी सब की भी। ये मैं सिर्फ प्रक्रिया के बारे में बतला रहा हूँ कि ये प्रक्रिया है। तो ये जो किताबें बनी थी जिनका आप संपादन हो रहा है, ये किताबें एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बनी थी और इस पर थोड़ा समय देना ज़रूरी है ताकि सबको समझ में आ जाए, वरना उत्तेजना में बात होती रहती है और लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये सरकार आई है तो इसको भी अधिकार है अपनी किताब बदलने का। सन 2004 में यूपीए की सरकार आई। उस वक्त तक यह बहस बहुत तेज़ थी कि पाठ्य पुस्तकों का भगवाकरण हुआ है, सैफ्रनाइजेशन ये शब्द इस्तेमाल हुआ और कहा गया कि डिसैफ्रनाइजेशन होना चाहिए। अर्जुन सिंह मंत्री थे शायद उन दिनों, और अर्जुन सिंह मंत्री थे जिनको वामपंथी रुझान का माना जाता है। कहा गया कि इनका डिसैफ्रनाइजेशन होना चाहिए। लेकिन जब ये सरकार आई और एनसीईआरटी के नए निदेशक आए प्रोफेसर कृष्ण कुमार, तो क्या हुआ? ये नहीं हुआ कि कहा गया कि जो संपादन किया गया था बस उसको हटा दिया जाए। एक रिवीजन कमेटी बैठी, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेम दिया गया। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए वो ये था कि आप करिकुलम फ्रेमवर्क को रिवाइज करेंगे, टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज करेंगे, लेकिन जो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा वो रेफरेंस पॉइंट है 1992-93 की यशपाल कमेटी रिपोर्ट ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, जो टेक्स्ट बुक्स के बारे में रिकमेंडेशन देती है कि टेक्स्ट बुक जो आप बनाएंगे वो सिर्फ इंफॉर्मेशंस का बंडल नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो स्टूडेंट्स को किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करने, उसको रिकॉग्नाइज करने, इनका टूल होना चाहिए, तो छात्र में रुचि पैदा करे। हाँ, तो अभी जो हमारी ये बेचैनी होती है, हम लोगों की बेचैनी क्या होती है कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें जमा हो गई है, हमारे बच्चे को नहीं मालूम है, तो सारी चीज़ टेक्स्ट बुक में डालो। यशपाल का कहना था कि इससे टेक्स्ट बुक बहुत डेंस हो जाती है और समझ नहीं बनती है, तो उन्होंने कहा हमारा जोर होना चाहिए समझ पर। जो उनका नारा था, बहुत दिलचस्प नारा था, वो ये कि समझ का चस्का लगना चाहिए, और समझ का चस्का नहीं लग सकता अगर टेक्स्ट बुक डेंस है। तो इसका अर्थ क्या है कि रेफरेंस पॉइंट ये नहीं बना कि सैफ्रनाइज हो रहा है या डिसैफ्रनाइज हो रहा है। रेफरेंस पॉइंट एक पेडागॉजिकल इशू बना, पेडागॉजिकल प्रॉब्लम था। वो ये कि बच्चे समझेंगे कैसे किसी चीज़ को, अपने अतीत को कैसे समझेंगे, 1600 से 1800 के वक्त को कैसे समझेंगे, जिसे प्राचीन काल कहा जाता है, उसको कैसे समझेंगे। तो क्या आप फैक्ट 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 डालते जाएंगे और उसको याद करा देंगे, या उसमें ये ताकत डालेंगे कि वो कनेक्शंस बना सके और देख सके कि समाज कैसे किस दिशा में परिवर्तित हो रहा है, सामाजिक प्रक्रियाएं कैसे चल रही हैं। इनको ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर कृष्ण कुमार एनसीईआरटी के जो निदेशक थे, उन्होंने बिल्कुल नई प्रक्रिया अपनाई और जो पुरानी किताबें इतिहास की चल रही थी या राजनीति विज्ञान की या बाकी, उनकी जगह नई किताबें लिखवाने का काम शुरू किया, जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ। और पुरानी किताबें बहुत मान्य इतिहासकारों की थी, रोमिला थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, और अच्छी किताबें थी, 30 साल चली। लेकिन तर्क ये था कि इन 30 सालों में, जैसा आपने शुरुआती बातचीत में कहा, कि इतिहास लेखन की पद्धति में बहुत परिवर्तन आ गया। इतिहास कैसे लिखा जाए, टेक्स्ट बुक कैसे लिखी जाए, इसको लेकर हमारी समझ बहुत समृद्ध हुई। यानी टेक्स्ट बुक लिखना किसी किताब को लिखने की तरह नहीं होता है, यह बात हुई। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर नई किताबें लिखी गई, और जो परिवर्तन हुआ है वो सिर्फ इतिहास की किताबों में ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की किताब में कर रहे हैं और इतिहास की किताब में कर रहे हैं, और दूसरी जगह भी ये सोशियोलॉजी में भी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी में भी ये परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना यह है कि समाज की समझ दूषित और विकृत बनाई जा रही है, इतिहास की समझ दूषित और विकृत बनाई जा रही है, तो दोनों जगह बदलने की ज़रूरत है। पिछले साल तो उन्होंने, मुझे याद है 2022 में जब खबरें आई थी, उन्होंने सोसाइटी या सोशियोलॉजी के टेक्स्ट बुक्स में से जितने कास्ट के हवाले से जो रेफरेंसेस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये कि आप स्कूली बच्चों को हिंदुस्तान के हकीकत के बारे में पढ़ाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे कास्ट सिस्टम
किस तरह से लोगों को विक्टिमाइज करता है, और कई सारे ऐसे मिसाल थे, तो उनको भी हटाया गया, डिलीट किया गया। मतलब न सिर्फ हमला, न सिर्फ मतलब कि जैसे आपने कहा कि भाई मुस्लिम चिन्ह या क्रिश्चियन चिन्ह को आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से एक रोज़ी पिक्चर आप पेंट कर रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान के बारे में समझ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देना चाहता है वो ये कि हम एक समरस समाज थे और हम एक कॉन्टिन्यूटी वाले समाज हैं जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एक निरंतर धारा बहती हुई चली आ रही है। दीनदयाल उपाध्याय की थ्योरी यह है कि एक चिति है, एक सोल है और एक धारा है गंगा की तरह जो बह रही है। बीच बीच में कुछ चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो जब गंगा में मिलती हैं तो शुद्ध हो जाती हैं। यह दीनदयाल उपाध्याय की थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं हो सकता है, प्रदूषक नहीं हो सकता है। तो और दूसरे कि समाज में समरसता है, तो समाज में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई तनाव नहीं है, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं है। आप जाति की बात करते हैं तो वो कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, वो टेंशन पैदा करता है और बच्चों पर गलत प्रभाव डालता है। तो आप जाति को हटा दीजिए। सिर्फ जाति को उन्होंने नहीं हटाया था, अगर आपको याद है तो सोशल मूवमेंट्स को भी हटाया था। क्योंकि सोशल मूवमेंट्स भी क्या हैं, क्यों सोशल मूवमेंट हो रहे हैं? क्योंकि आपके समाज में कुछ है जिसकी वजह से जनता को इकट्ठा होना है, उसको बदलना है। तो सोशल मूवमेंट्स को भी उन्होंने हटा दिया। वैसी सारी चीज़ों को वो हटा रहे हैं जो जिसको आप कह सकते हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में कह सकते हैं विसंवादी। अगर आप एक गाना गा रहे हैं एक या कुछ बोल रहे हैं तो एक विसंवादी स्वर है या डिस्कॉर्डेंट नोट है, तो आपके समाज में कोई डिस्कॉर्डेंट नोट नहीं है, पूरी हार्मनी है और हार्मोनियस सोसाइटी है। शुरू से अंत तक हार्मोनियस सोसाइटी रही है। एक सुनहरा अतीत रहा है और वो सुनहरा अतीत हिंदू अतीत है। मूलतः भारत को हिंदुओं ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया है। बाहर के जो लोग आए, जिनको वो बाहर का कहते हैं, उन्होंने विकृत किया है। तो अब हम उसको वापस उसके रूप में डाल रहे हैं। तो ये इतिहास की किताब हो या समाजशास्त्र की किताब हो, मुझे याद आता है 2005-6 में राजस्थान में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तो उन्होंने वहाँ की किताबें बदल दी। और यह आरएसएस की एक, मैंने कहा कि उनकी कुंठा है, कॉम्प्लेक्स है। वो लड़ रहे हैं मुगलों से, लेकिन अब मुगल तो चले गए, तो मुगलों से वो लड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक में। तो अगर आप टेक्स्ट बुक से मुगलों को हटा देंगे तो आप जीत गए। मुगल तो जहाँ थे वहाँ थे और जो किया उन्होंने किया, लेकिन हम टेक्स्ट बुक से हटाकर ये कुछ एक तरह से डॉन को होते जैसी चीज़ है कि आप लड़ रहे हैं किसी से जो कि सामने नहीं है, आप उससे लड़ रहे हैं और जीत हासिल कर रहे हैं। तो 2005-6 में जो किताबें वसुंधरा राजे की सरकार ने राजस्थान में हटाई थी, उन्होंने उसमें समाजशास्त्र की किताबों में परिवर्तन किया था और वो बहुत दिलचस्प परिवर्तन थे। जैसे उन्होंने कहा कि भारत में कई तरह की विवाह पद्धतियाँ हैं, तो उसमें श्रेष्ठ विवाह पद्धति कौन है? हिंदू विवाह पद्धति। क्यों हिंदू विवाह पद्धति श्रेष्ठ है? क्योंकि उसका उद्देश्य आध्यात्मिक है, बाकी का सांसारिक है। जैसे किसी का है सेक्स, दूसरे का उसका मूल उद्देश्य सेक्स है, किसी का मूल उद्देश्य बच्चा पैदा करना है। लेकिन हिंदू विवाह पद्धति संस्कार है और वह आध्यात्मिक है, धार्मिक है, वह भिन्न है। आप अभी देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में भी यही तर्क दिया जा रहा है। जब गे मैरिज को लेकर ठीक यही तर्क दिया जा रहा है जो उस वक्त समाजशास्त्र की किताब में दिया गया था। तो यह चीज़ और आपने शुरू में कहा कि गांधी की हत्या की भी बात की है और उसकी भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि क्यों आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कुछ तथ्यों के बारे में लोगों को जानकारी भी मिले। जैसे ये तथ्य कि नाथूराम गोडसे का रिश्ता आरएसएस से था, हिंदू महासभा से था, विनायक दामोदर सावरकर से था, विनायक दामोदर सावरकर की एक भूमिका गांधी की हत्या में थी। ये तथ्य ही हम अगर हटा दें तो, इसलिए जो एडिटिंग की गई है उसमें कहा गया है 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई, हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे था। क्यों हत्या की उसने? ये बच्चों के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठेगा। लेकिन आपने वह जो एक चीज थी, एक विशेषण था, उसको हटा दिया जिससे बहस शुरू हो सकती थी। यहीं पर लाके बात को खत्म कर। जी,
आपने कहा कि आपने डॉन कीहोटी के साथ कंपैरिजन किया, लेकिन एक्चुअली इन लोगों की लड़ाई किसी इमेजिनरी या काल्पनिक दुश्मन से नहीं है, मुगलों से नहीं है। असली निशाना तो मुसलमान है। और इरेजर जो अंग्रेजी का हम कहें मिटाने का काम, हिंदी में कहेंगे इसको, किस तरह से समाज में आज वर्तमान द प्रेजेंट डे इंडिया में मुस्लिम सिंबल्स, नेम्स को एक बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से मिटाने का काम जो चल रहा है, कि कहीं आपने शहर का नाम बदल दिया, कहीं आपने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया। दिल्ली में हम पढ़ रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे मज़ार थे सुनहरी बाग रोड में, तो आधी रात जो है वहाँ पे एनडीएमसी ने जाके उनको हटा दिया, ये कह के कि भाई फुटपाथ पे कोई कंजेशन नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे लट्टियंस दिल्ली में दो ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जो पूरी तरह से इंक्रोच्ड, एक अपने आप को प्राचीन हनुमान मंदिर बोलता है, दूसरा प्राचीन शिव मंदिर, लेकिन ये बने हैं 50 या 60 या 70 के दशक में और पूरे फुटपाथ को घेर लेते हैं। जब तक आप अपने आप को प्राचीन नहीं घोषित कीजिएगा, आपकी महिमा नहीं होगी। तो इरेजर मतलब फुटपाथ को क्लियर करने के लिए मज़ार हटाए जाएंगे, लेकिन इन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। तो टेक्स्ट बुक का जो रिवीजन चल रहा है, संशोधन जो हो रहा है, जो चीज़ें काटी जा रही हैं कोविड के नाम पे, इसका जो है ये इसका तार पूरी तरह से शहरों के नाम जिस तरह से आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा में मैं पढ़ रहा था लास्ट मंथ, एक वहाँ पे मुग़ल म्यूज़ियम बन रहा था। और एक इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, काम जो है बिल्कुल आगे बढ़ा नहीं है जब से योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और पता चला कि पिछले साल दिसंबर में मुग़ल म्यूज़ियम का नाम जो आगरा में स्थित है और ताजमहल के ऑपोजिट है, उसका नाम जो है उन्होंने छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम कर दिया। तो ये एक बहुत कंसर्टेड डायरेक्ट तरीके से मुस्लिम नेम्स, मुस्लिम इन्फ्लुएंस को हटाने की जो कोशिश की जा रही है, ये साफ बताता है कि भाई निशाना तो आप हिंदुस्तान के जो मुस्लिम शहरी हैं, आप पूरी तरह से शायद उन पे फिज़िकल हमला उस पैमाने पे नहीं कर सकते, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप उनको ज़लील करें, उनको इनविजिबलाइज करें, उनकी प्रेजेंस को आप हटाएं। और ये इनका पॉलिटिक्स तो यही है। मतलब मैं पढ़ रहा था और इस पर खासा काम हुआ है पश्चिम में और दूसरी जगह, जिसे आप कल्चरल जेनोसाइड कहते हैं। यह एक तरह से फिज़िकल जेनोसाइड के पहले की अवस्था है, जिसमें आप कल्चरली एक पूरी आबादी को, जैसा आपने कहा कि उसको अदृश्य बना देते हैं, गायब कर देते हैं, और उसकी कोई भी सार्वजनिक उपस्थिति नहीं होती है। तो एक तरह का तार आप जुड़ा हुआ देख सकते हैं कि आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, आप कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकते, या आप स्कूल में हिजाब पहन के नहीं आ सकते, यानी कोई मुसलमानी चिन्ह नहीं होना चाहिए सार्वजनिक रूप से। आपको पूरी तरह से प्राइवेट स्फीयर में डाल दिया जाएगा। आप रहें वहाँ रहें, और वहाँ भी नहीं रह सकते, लेकिन घरों में भी ये लोग मना कर रहे हैं। अब पता चलता है कि आप तरावी नहीं पढ़ सकते अपने दोस्तों के साथ। तो दो चीज़ें आपको डिनाई की जाएंगी या इनकार किया जाएगा, एक है पब्लिकनेस और दूसरा है कलेक्टिवनेस या कलेक्टिविटी, कि आपको इसकी इजाज़त नहीं है, आपको पूरी तरह से फ्रैगमेंट किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, आप एक समूह में नहीं है। दूसरा, आपका दावा इस मुल्क पर, तो इस मुल्क से मैं जुड़ाव कैसे महसूस करता हूँ, इस ज़मीन से। और मैं मानता हूँ कि मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जहाँ तो लगता है कि हाँ, एक सिख को लगेगा कि मेरी जगह है, एक हिंदू को लगेगा कि एक मेरी जगह है, उसी तरह एक मुसलमान को लगेगा। लेकिन आप जब मज़ारों से पाक कर देंगे, हर जगह कोई मज़ार है ही नहीं, आप मस्जिद को चालाकी से गिराना शुरू करेंगे, कभी इंक्रोचमेंट के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर, जैसे गुजरात में 2002 में, और आपने उस वक्त गुजरात को बहुत करीब से देखा है, जो पुलिस मुख्यालय था अहमदाबाद का, उसके ठीक सामने वली दखनी का मज़ार था, और उसको रातों रात बुलडोज कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। और मुझे अब तक याद है कि गुजरात के बुद्धिजीवियों ने यह तर्क दिया था कि वो इंक्रोचमेंट था और इसलिए उसको हटाना बहुत ज़रूरी था। अब वली दखनी की क्या अहमियत है,
इसको बतलाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरे कि हमारे मुल्क में जो इस तरह के चिन्ह हैं उनको बचा कर हम कैसे रखते हैं, यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यह एक पूरा सिरा जुड़ता है जिसमें आप इतिहास की किताबों से मुसलमानी चिन्ह हटाते हैं, आप नाम बदलते हैं, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, आप लखनऊ का नाम बदलने की कोशिश करते हैं, आप इलाहाबाद का नाम बदल देते हैं, आप दिल्ली में औरंगज़ेब रोड का नाम बदल देते हैं, और उसके बाद आप इतिहास से वो चिन्ह गायब कर देते हैं और आप फिर फिज़िकली उनको एनिहिलेट करते हैं, मारते हैं। तो हॉलोकॉस्ट भले ही ना हो रहा हो, लेकिन यह एक सीरियल जेनोसाइड जिसको मैं कहता हूँ, सीरियलाइज धारावाहिक संहार ये हो रहा है। और अभी जो एनसीईआरटी में हुआ है, एनसीईआरटी ने किया है, वो इसी का हिस्सा है। मुझे बड़ा अजीब लगा कल या परसों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक OIC कम्युनिटी, उस पर भले ही विवाद या डिबेट हो सकता है कि भाई OIC का रोल क्या होना चाहिए, इंडिया के प्रति इनका रुख क्या रहा है वगैरह वगैरह, ख़ासतौर पे कश्मीर के हवाले से। लेकिन परसों उनका बयान आया रामनवमी में जो यहाँ पे हिंसा हुई, और ख़ासतौर पे बिहार शरीफ में जो ख़ासतौर पे जो बहुत वहाँ पे जो हुआ, तो उसको लेके OIC ने स्टेटमेंट जारी किया कि हम लोग चिंतित हैं कि भाई ये हमले एक ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों पे हो रहा है। और कल शाम को जो विदेश मंत्रालय है भारत का, उनकी प्रतिक्रिया आई, और मैं पढ़ रहा था उसको कि विदेश मंत्रालय ने OIC के तथ्यों को चैलेंज नहीं किया कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो कह सकते थे कि भाई ऐसा हुआ ही नहीं, या संगठनात्मक या सिलसिलेवार तरीके से नहीं हुआ, ये वन ऑफ इंसिडेंट है, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट OIC के कम्युनल माइंडसेट को दर्शाता है। मतलब ये विदेश मंत्रालय कह रहा है कि क्योंकि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कुछ कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इनको निशाना बनाए, इनको टारगेट किया जाए, तो ये फिरका प्रस्त आपकी मानसिकता को दर्शाता है। और मुझे याद आया कि 2 हफ्ते पहले जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दिल्ली आए तो नरेंद्र मोदी जी ने उनके हाजिर वो थे मंच पे, और उन्होंने, मोदी साहब ने पब्लिक बयान में ये कहा कि भाई हम लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों जो हिंदू मंदिर हैं उन पे हमला हो रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये इतना अनकॉमन नहीं है कि मुल्क या लीडर अपने शहरियों के बारे में या अपने को रिलीजनिस्ट्स के बारे में, किसी दूसरे मुल्क में अगर कुछ हो रहा है तो आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, ये तो आम चलता है। लेकिन OIC जो है अगर कहता है तो ये कम्युनल माइंडसेट है, मोदी साहब अगर कहते हैं तो ये 56 इंच छाती का जो है प्रतीक बन जाते हैं। लेकिन उसका जवाब भी आपको याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि हम हर प्रकार के धार्मिक संस्थान पर, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, यहूदियों का हो, किसी पर भी किसी भी हमले के ख़िलाफ़ हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान बहुत साफ था कि हम इसको लेकर खुद बहुत चिंतित हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने यह प्रदर्शित कर दिया कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ हिंदू भारतीय तो नहीं गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान भारतीय भी गए हैं, तो सिख बहुत बड़ी मात्रा में। तो उन्होंने गुरुद्वारे का भी जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कि हम सारे धार्मिक स्थलों को लेकर चिंतित हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने यह दिखला दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को लेकर चिंतित हैं और किसी की उनको चिंता नहीं है। तो जो मुसलमान हिंदुस्तानी शहरी है या सिख हिंदुस्तानी शहरी है, उसको लेकर उनको फिक्र नहीं है। और यही बात जबकि नस्लवाद, माफ कीजिएगा, नस्लवाद हमले, रेसिस्ट अटैक्स तो हिंदुस्तानी, हर मजहब के हिंदुस्तानी पे ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और पिछले 5 साल में देखें तो सबसे ज़्यादा सिखों पर हुआ है। जो अमेरिका की रिपोर्ट है उसमें ये कि सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी को टारगेट किया जा रहा है तो सिख टारगेट हुए हैं। लेकिन बार बार कुछ इस तरह से पेश किया जाता है जैसे हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ हिंदू इंटरेस्ट की सरकार है। हालांकि हिंदू इंटरेस्ट की भी वो नहीं है, वो सिर्फ RSS इंटरेस्ट की सरकार है। लेकिन इतने क्षुद्र और इतने तंग नज़र तरीके से हिंदुस्तान की सरकार अब विदेशों से, दूसरे देशों से बात करने लगी है। तो दूसरे सारे देश हैरान होंगे कि हम किस देश को देख रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं, क्योंकि ये इतने तंग दिल हैं, तंग नज़र हैं। और यही चीज़
किताबों में दिखलाई पड़ती है, यही चीज़ रामनवमी के समय दिखलाई पड़ती है, जब अब यह कहना है आरएसएस और बीजेपी का कि हमें इसका अधिकार मिलना चाहिए कि हम रामनवमी में उपद्रव करें। उनका कहना है कि हम तलवार लेके निकलेंगे, हम मस्जिद के सामने गंदे गाने गाएंगे, हम गाली देंगे, हम भगवा झंडा लेके चढ़ जाएंगे। यह सब हमारा उत्सव मनाने का तरीका है, इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। इसको वो कहते हैं ये हमारा अधिकार है। और मुसलमानों को अपने घर के भीतर रहना चाहिए, उन्हें किसी को अपने घर बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमको ख़तरा पैदा हो जाता है। तो मैं तो टेक्स्ट बुक में जो हो रहा है, आज मैंने जब सुबह खबर पढ़ी और ये मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि ये चीज़ें की जा रही हैं, तो मुझे लगा कि ये सब कुछ एक सिलसिले का हिस्सा है। और शायद बाद में जब हमारी बाद की पीढ़ियाँ इस इतिहास को देखेंगी तो वो कहेंगी कि हमारे पूर्वज इन सबको अलग अलग कैसे देख रहे थे। द वर्ड पार्ट ऑफ अ होल। बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट्स ऑफ होल। बिल्कुल। दोस्तों, मुझे याद है, शायद आपने भी पढ़ा होगा कि जो अशोक हैं, अशोका, उनके रॉक एडिक्ट्स स्कूल में देखा हुआ आपने, और इसके बारे में मैं ख़ास तौर पे रॉक एडिक्ट नंबर 12 के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा जाते जाते, कि वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने धर्म पे कायम रहना चाहते हैं और उसकी जो है इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ ज़्यादा प्रचार न करें। अगर आप किसी और धर्म के ख़िलाफ़ प्रचार करेंगे तो इससे आपके धर्म का जो इन्फ्लुएंस है, जो शान है, ये कम होता जाएगा। और अगर आप दूसरे धर्म की खूबियाँ को अगर आप पहचान लें, उसके बारे में चर्चा करें, डिबेट करें, इंकरेज करें, तो इससे जो है आपकी अपनी जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये आपका जो अपना सेक्ट है, आपका जो अपना धर्म है, इसका इन्फ्लुएंस, इसका रिस्पेक्ट और बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि ये एक एंशिएंट इंडियन विजडम जो हज़ारों साल से इस देश में लोगों को समझ आनी चाहिए थी, आज के मौजूदा जो हमारी सरकार है और इससे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, ये सिंपल सी बात को नहीं समझते। अगर हम, और इनका जो है निशाना कभी टेक्स्ट बुक्स पे, तो कभी सिटी नेम्स पे, कभी प्लेस नेम्स पे, कभी फिज़िकल मॉन्यूमेंट्स पे, हमेशा जो है एक तंग नज़रिया इनका रहा है, और वो कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज़ और ज़रिए ढूंढ रहे हैं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये इससे जो है जो आम इस देश के जो आम हिंदू है, उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये लोग इंडियन मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस को टारगेट करते हैं, मुझे लगता है कि इंडियन हिंदूज़ की जो इमेज है, इंडियन हिंदूज़ की जो अपनी सेल्फ़ इस्टीम है, ये कम होती हुई मुझे नज़र आती है। इसी के साथ आज के चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आप वायर के वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, और साथ साथ अपना आर्थिक सहयोग भी देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।